लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाला है ना। sp3d2 आया था ना उसका। वो जो एक इलेक्ट्रॉन है s1 वाला, वो अंदर पेयर कर दिया था हमने। 5 लिगेंड वीक है, एक स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल वीक माना था उसको। यानी जो वो सुपर फॉस्फेट जो पूछा था, वो कैल्शियम का ही कंपाउंड है, ठीक है ना। और उसमें ऑर्थो की उसकी जरूरत होती है, इस वजह से वो स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो अभी बाकी मेरे से पूछ लेना बाहर। 5 लिगेंड 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर 4 वाले पे आएंगे। 5 वाले में केवल 2 ही एग्जाम्पल हम करेंगे। देखिए 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d कल लिखाया गया है, और एक dsp3 है। बाहर में डी काम आता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाला काम आता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहले आप दो डी पर फोकस करते थे, 2 डी खाली मिल जाएगा तो d2sp3 बना देंगे। इस बार 2 डी पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, 1 डी से काम चल जाएगा। एग्जाम्पल है FeCO5। FeCO5 आयरन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड 5 टाइम्स, आयरन पे चार्ज है 0। 4s2 3d6 में से कोई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा। आपको 5 लिगेंड भरने हैं। पहले 3d का डब्बा बनाएंगे, 3d, फिर आएगा 4s का ब्लॉक, फिर आएगा p। 6 इलेक्ट्रॉन मेरे को डी में भरने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एस में 2 है, ये सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स। लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये तो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी करता है। अब आपका फोकस होना चाहिए 1 डी खाली होने पर। तो पहले आप इसको पेयर करवाइए, पेयर करवाते जाइए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा और ये यहां से चला जाएगा, तो ये अंदर की तरफ पेयर हो जाएंगे। 2 डी है, यहाँ पे एस है। एस को तो खाली कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एस को यूज करे हम कोई भी ज्योमेट्री नहीं बना सकते। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे कल भी बताए थे आपको। एस को खाली करवाना जरूरी है। और हम इसको पीछे की तरफ भेजेंगे क्योंकि जगह भी बाकी है। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आप पीछे वाले में भेज देंगे, तो पेयरिंग तो जबरदस्त तरीके से हो रही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो आपस के ऑर्बिटल में तो पेयरिंग हो ही रही है, एस के इलेक्ट्रॉन भी पीछे वाले डी ऑर्बिटल में पेयर अप होकर के चले जाएंगे। तो फाइनली ये वाला वैकेंट बचेगा, ये वैकेंट है। अब यहां से हम लिगेंड भरना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक डी आया, एक एस आया, 3 पी आ गया। आंसर आ चुका है DSP3, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारे के सारे पेयर्ड अप हैं, तो हो जाएगा डायामैग्नेटिक। पेयरिंग हुई है, इसलिए बोल देंगे इसको लो स्पिन। एक बार भी पेयरिंग होते ही लो स्पिन बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर तो 3 बार पेयरिंग हो रही है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। समटाइम्स मैंने बोला था कि ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल के अलावा समटाइम्स स्क्वायर पिरामिडल भी देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जांपल है, निकल के साथ में साइनाइड जो है वो 5 टाइम्स दिया हुआ है, और यहाँ पे K3 मान लीजिए, तो निकल पे +2 आ जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 होता है। एस के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और डी में 8 है। डी के 8 को आप पेयर करना पड़ेगा, क्योंकि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब डी के 8 इलेक्ट्रॉन को आप पूरा पेयर अप करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को भी आप पेयर कर दीजिए, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी। आंसर आ चुका है लो स्पिन, आ चुका है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के बाद में यहाँ का एस ऑर्बिटल और आगे के पी ऑर्बिटल ये यूज में आने लग जाएंगे। 5 लिगेंड मेरे को फिल करने हैं, 1 2 3 4 5। 1 डी से काम चल जाता है, क्योंकि 5 वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आंसर आ जाएगा DSP3। DSP3 बोले तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाकी 2 आंसर हम पहले ही लिख चुके हैं। लो स्पिन भी हो गया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। ये आपको आप ध्यान रखना पड़ेगा, इसका शेप। जैसे आप PF5 के बारे में ध्यान रखते हैं
कि बेरी सूडो रोटेशन होने की वजह से ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल से कन्वर्ट होकर के वो थोड़ी देर के लिए स्क्वायर पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल ये भी ठीक इसी तरह से निकल के साथ में साइनाइड 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको 5 साइनाइड जोड़ देना है। समटाइम्स वाला जो मैंने बोला था उसमें ये एक केस आपको ध्यान रखना है, निकल साइनाइड 5 टाइम्स। डेटाबेस क्वेश्चन केवल शेप के मामले में, बाकी क्वेश्चन का करने का तरीका बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जैसा इसमें है। एक डी को खाली करवाना था, एक डी खाली मिल गया, डी 8 है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे तो जबरदस्त पेयरिंग है क्योंकि यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी हमने बैक शिफ्ट करके एक डी खाली करवाया है और आंसर DsP3। दोनों में आंसर DsP3 आ रहा है। जनरल आंसर तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल बोलेंगे, लेकिन ये केस आपको अलग से ध्यान रखना है जिसमें स्क्वायर पिरामिडल आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। ऑल बॉन्ड लेंथ सेम। स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी शेप आ जाए, बाई पिरामिडल या फिर पिरामिडल, लेंथ जो है वो सेम हो जाती। फोर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर कोऑर्डिनेशन नंबर में एक हाइब्रिडाइजेशन D3, इसका मैंने बोल दिया था आपको कि D3 इसके क्वेश्चन में लास्ट में बताऊंगा। हाँ, डी ब्लॉक में आ जाएंगे उसके एग्जांपल। तो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो है sp3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट DsP2 स्क्वायर प्लेनर। कल मैंने दो नंबर्स आपको याद करवाए थे जिसमें डी ट्रांसफरेंस होता है, वो दोनों नंबर बताइए। वेरी गुड, D7 एंड बेटा ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में तो D7। तैयार रहना, जैसे D9 आ जाए बोल देना कि सर डी ट्रांसफरेंस होएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे फोर कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि डायरेक्ट आप DsP2 कैसे बोल दोगे देखते ही। तो चार कोऑर्डिनेशन नंबर में, अब हमको ये पता लग चुका है या तो टेट्राहेड्रल रहेगा या स्क्वायर प्लेनर रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट डायरेक्ट ये पता लग जाए कि किस किस में स्क्वायर प्लेनर रहेगा तो इसकी स्पीड जो है वो आपकी दुगनी हो जाएगी। कि आपको अगर पहले से पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर प्लेनर है तो बाकी बचे हुए के सारे फिर आपको टेट्राहेड्रल मान लेने हैं, तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा उसमें। वो मैं एक दो क्वेश्चन कराने के बाद में आपको एक तरीका बता दूंगा। अब देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन है क्रोमियम, क्रोमियम के साथ में H2O 4 टाइम्स है, H2O 4 टाइम्स है एंड फोकस ऑन द 1d ऑर्बिटल। केवल एक डी पे खाली होने पे नजर रखनी है आपको। यहाँ पे 2d वाला केस नहीं है, एक ही डी काम आ जाएगा। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, तो अगर अंदर वाला डी पूरा भरा हुआ मिलेगा तो लिगेंड आप आगे से भरना, अरे यार वही तरीका वही है, आगे से लिगेंड भरना स्टार्ट कर देंगे, आंसर sp3 आ जाएगा। क्रोमियम के साथ में पानी है 4 बार और यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा हुआ है। क्रोमियम पे चार्ज आ चुका है +2, क्रोमियम पे चार्ज आ चुका है +2। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन तो वेरी फेमस 4s1 3d। अब +2 कर दो, s का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक d का चला गया, तो D4 बचा, D4 बचा बेटा। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ इस जगह पे कॉन्फ़िगरेशन D4। ये देखो बेटा D4, ये d के ऑर्बिटल बना देते हैं 1 2 3 4 5।
ये डी के 5 ऑर्बिटल, ये एस वाला ऑर्बिटल और ये पी वाला, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये एक डी जो है ना अभी भी खाली है यहाँ पे, ये एक डी खाली है। और मेरे को पेयरिंग करानी चाहिए क्या, लिगेंड बता दे कैसा है। अरे बताओ ना यार, आप तो वेट भी नहीं करना, ऐसा खटाखट खटाखट क्वेश्चन करना है। ये ले वीक फील्ड लिगेंड लिख दिया यहाँ पे, नो पेयरिंग, एक लिगेंड 2 3 4, आंसर बोलो। एक डी में गया, बाकी एस और पी में, तो DsP2 आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। हाँ बाकी आंसर बोलने हैं आपको तो। हाई स्पिन है, ठीक है, हाई स्पिन है, पैरामैग्नेटिक है। मेरी बात सुनो, आपके पास में इसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ऑप्शन है क्या, तो आपको इनर बोलने की जरूरत ही नहीं है। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल जब दो अलग अलग केस होते हैं ना, जब बाहर वाला डी काम में आ रहा होता तब तो आप एक को आउटर बोलते एक को इनर बोलते। यहाँ पे तो अंडरस्टूड ही है, ठीक है ना, DsP2 बोल दिया, ठीक है, बस यही काफी। स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, बाकी सबने आप अपने आंसर बोल ही दिए। नेक्स्ट, इसका डायरेक्ट बताना है आपको, और इस बार कैलकुलेशन मनी मन में होनी चाहिए, जो भी पेयरिंग वगैरह करना है बोर्ड पे देख करके बता देना। ये है क्वेश्चन, निकल के साथ में है, साइनाइड जो है वो 4 टाइम है, और ये यहाँ पे K2 है, इस पे +2 है, आंसर बोल दो। 8 आ गया है, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, सभी सोच लो पहले। निकल पे +2 कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, ये तो रहा D8, वे वे D8 आ रहा है ना, लिगेंड कैसा है, 8 को पेयर करा दूं क्या, 8 को पेयर करेगा 4 में पेयर हो जाएगा, 4 डब्बे भर जाएंगे, एक डी बचेगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा DsP2। अब जो आपने सोचा है यहाँ पे, वो पेयर अप कराने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इधर से इधर पेयर अप हो गया, ये हो जाएगा लो स्पिन, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर आएगा, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर DsP2, ठीक है, और लो स्पिन हो गया, लिख दिया ना ये, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद अब यहां से लिगेंड बनना आप स्टार्ट कर देंगे आगे। तो 1 2 3 एंड 4, एक और पॉइंट बता लेने दीजिए, उसके बाद आप नोट करना है इसको, तो एक क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाएंगे। देखिए, लिखना बंद करो यार, इसमें देखो, इधर सामने देखो, ये इसी क्वेश्चन में अब आने वाला है D9 वाला केस, जिसमें डी ट्रांसफरेंस मैंने याद रखने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो ये देखना बेटा, कॉपर के साथ में ये अमोनियम 4 बार, और बाहर लगा देता हूं मैं सल्फेट, क्या ये क्यूपरा अमोनियम सल्फेट है क्या, कॉमन नेम लिखाया तो था ना यार, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, याद आ गया, नोमेनक्लेचर भी लिखा रखा है आपको इसको। चार्ज बताओ कॉपर पे कितना है, 4s1 3d10 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, D9, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, D9, तो यहाँ पे D9, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया, और ये आ गया। जिस डी की जरूरत है, एक मिनट एक मिनट, मैं कल वाला पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जिस डी की जरूरत होती है, अगर उसमें तकलीफ एक इलेक्ट्रॉन से है, कितने इलेक्ट्रॉन से, एक, अगर 2 से होती तो आगे शिफ्ट करते क्या, केवल एक को तो भेज सकते हो ना। तो कल हमने D7 वाले को भेजा था, कल D7 वाला याद दिलाता हूँ, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे एक बैठा हुआ था, उसको उठा के आगे फेंका था हमने। यार कल तो 6 लिगेंड वाला था, तो दोनों डी की जरूरत थी, तो ये तो पहले से ही खाली था, इसको खाली करवाना था, तो वहां पे D2sp3 बनाना था हमको, लेकिन यहाँ पर तो हमको केवल एक ही डी की जरूरत है, और उसी में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। जिस डी में जरूरत है, बोलो साथ साथ, जिस डी में जरूरत है उसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन है, तभी डी ट्रांसफर होगा। लिगेंड कैसा होना चाहिए, लिगेंड कैसा होना चाहिए, तो इसको आप उठा करके आगे भेज देंगे, ओए ये आगे डी में नहीं भेजना है तुम्हें, पी में भेजना है। जिसकी जरूरत नहीं है, बेकार बेकार में पहले नंबर का बेकार, याद आया क्या, क्योंकि बेटा यहाँ पे लिगेंड आ जाएगा 1 2 3 4, आंसर तो DsP2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको भेजना है, आगे वाले डी में क्यों भेजेंगे, तो पहले वाले में जो आपने ट्रांसफर करा था, तो डी में ट्रांसफर करा था, इसलिए नाम था डी ट्रांसफरेंस। लेकिन आप ऐसा मत बोल देना कि पी ट्रांसफरेंस, फिनोमिना वैसा ही है, फिनोमिना वैसा ही है। इसलिए यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे ट्रांसफरेंस होता है तो लैंग्वेज बुक्स में कुछ आता नहीं है वहां पे लिखा हुआ, और द फिनोमिना इज सेम।
इसलिए दोनों को आपको साथ साथ लिख के बताया कि डी ट्रांसफरेंस और उसके जैसा जो फिनोमिना है इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है। ये ट्रांसफर वाला फिनोमिना दो जगह पे देखने को मिलता है, प्लीज नंबर ध्यान रखना यार। कौन कौन से नंबर में? D7 और D9। 6 लिगेंड में D7 दिमाग में रहना चाहिए आपके, और 9 वाले में जो है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने आपकी तरफ से कोई पेयरिंग नहीं कराई है, D9 भरा है नॉर्मल तरीके से, कोई एक्स्ट्रा में पेयरिंग नहीं हुई है। तो हाई स्पिन, अरे पहले स्पिन का जवाब दिया करो भैया, हाई स्पिन हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, आ जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा, ये लो भैया स्क्वायर प्लेनर लिख दिया। अब डायरेक्ट पॉइंट सुन लीजिए ध्यान से, 4 वाले में हमारे सामने जो केस आएंगे या तो टेट्राहेड्रल के आएंगे या स्क्वायर प्लेनर, या कैसे आएंगे? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर को पहचानने का तरीका, जब आप चार्ज लगाते हो तो जो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है, जैसे आपने D7 और D9 दो संख्या याद रख रखी है, उसी तरह से यहाँ पे 4 नंबर में ऐसे बताने वाला हूं जिसका आंसर हमेशा तुरंत देखते ही आपको DsP2 लगा देना है, बस लिगेंड स्पेसिफाइड होते हैं उसमें। अगर D4 आ जाए, D7 आ जाए, D8 आ जाए, D9 आ जाए, D4 D7 D8 D9, साथ साथ बोलो कौन कौन से नंबर? वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, बोलो वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। हमेशा आंसर इसमें DsP2 आ जाएगा। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का ही क्वेश्चन है, देखो प्रूव कर देते हैं। ये D4, ये देखो ये D4, D4 है, D4 के साथ में वीक है, D4 के साथ में वीक है, आंसर DsP2 आ गया, ठीक है। D8, ये D8 हो गया, ये निकल के ऊपर +2 है तो ये D8 बन जाता है। D8 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आंसर DsP2 आ गया, आ गया DsP2 आ गया। D9 डी ट्रांसफर जिसमें हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये डी ट्रांसफर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, फिनोमिना उसके जैसा। ये इलेक्ट्रॉन D9 लिगेंड स्ट्रॉन्ग, आंसर DsP2 आ गया। देखो पुराना क्वेश्चन याद दिलाता हूँ, सेकंड लेक्चर का, जो आपको डायरेक्टली करने के लिए बोला था। निकल के साथ में DMG 2 बार, रोजीरेट PPT याद आया क्या? तो यहाँ पे जो है +2 आ जाएगा, निकल DMG ट्वाइस। एक मिनट एक मिनट, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? D8 आ रहा है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना? अबे दो तो नहीं बोल रहा कोई। ये मोनोडेंटेड है बाइडेंट? एक लिगेंड दो का काम करेगा, 4 एरो बनेंगे। 4 वाला क्वेश्चन है, 4 वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। D8 आ रखा है, DMG स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रोजन डोनर है रे, नाइट्रोजन डोनर कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग। डायरेक्ट आंसर बोलेंगे D8 के साथ में स्ट्रॉन्ग, सेम टू सेम, सेम टू सेम ये वाला केस बनेगा, एज इट इज केस बनेगा, बस वहां पे एक ही लिगेंड दो दो एरो बनाएंगे। तो सीधे D8 के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का डायरेक्ट आंसर जो है वो DsP2 हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये आ गया भैया आपका आंसर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, डायरेक्ट बताना है इसी ट्रिक को यूज करके। बेटा अगर इस ट्रिक में से आ रहा है तो आप सीधे DsP2 बोल देंगे, अगर इस ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो दूसरा आंसर आप तैयार रहें, क्या बोलेंगे? sp3, sp3 बोल देंगे, टेट्राहेड्रल बोल देंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे वन मोर क्वेश्चन, निकल के साथ में क्लोरीन जो है वो 4 बार है, इसके ऊपर -2 दिया हुआ है तो निकल के ऊपर +2 आ गया। एक मिनट, ये D8 आ गया, D8 आ गया। लिगेंड कैसा है रे? वीक है। D8 के साथ में स्ट्रॉन्ग होता तो आंसर DsP2 आ जाता। आंसर क्या आएगा? sp3। अब आप सोच करके भी देख लो, ये D8 है, यहाँ पे D8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में पेयरिंग क्यों कराऊंगा? लिगेंड कैसा है? पेयरिंग होगी या आहा, तो लिगेंड यहां से भरेगा या आगे से, और आंसर क्या आ जाएगा? sp3, इसलिए आंसर sp3 आ जाएगा, ठीक है। तो D8 के साथ में WFL आ रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप आंसर जो है वो sp3 बोल देंगे। कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, इसलिए हाई स्पिन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, इसलिए पैरामैग्नेटिक है, एंड दिस टाइम इट इज टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन।
तो आजकल विद्यार्थियों की संख्या जो है दिन ब दिन धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। अब पढ़ाई कर रहे हैं ना, अब याद आ रहा है पढ़ाई करनी है। ओ माय गॉड, हम तो डॉक्टर बनने आए थे। लेकिन यार ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि साढ़े जो जितने भी 600 या 650 वाले हैं बच्चे, या 550 प्लस वाले हैं, वो मैक्सिमम क्लास में रहते हैं। घर पे कौन बैठ रहा है? 400, 300, 350 वाला। अचानक से सिंसियरिटी डेवलप हो जाना, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। समथिंग दे वांट टू प्रूव। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ करके दिखाएंगे, अब उन्होंने ठान लिया है कि अब तो मैं बन के दिखाऊं। 2 महीने में मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो इंसान 6 6 8 8 महीने में। आपको भी सब वो, आप सब बच्चों को वैसे बच्चे प्रूव करना चाहते हैं। देखो हम घर पे बैठ करके नीट को निकाल के दिखाएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आइसोमेरिज्म, कुछ भी चल रहा हो हम घर बैठे बैठे पढ़ेंगे। और जो है कुछ जबरदस्त होने वाला है नीट में उनके साथ में। तैयार रहें आप भी देखने के लिए। आप जो लास्ट मोमेंट तक लगे हुए ना बेटा, जितने भी बच्चे यहाँ पे रेगुलर हैं, देखो ऑनलाइन बैठे हुए बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ, अगर वो रेगुलर, काफी बच्चे जो रेगुलर ऑनलाइन लाइव अटेंड करते हैं, रिकॉर्डिंग देखने वालों से तो कर क्या ही बात करें। लेकिन जो है ये मानना पड़ेगा कि आखिरी टाइम तक भी अगर बच्चा लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको जो है बेटर रिजल्ट, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। मेहनत बेकार नहीं जाने वाली। मेहनत बेकार नहीं जाने वाली। और आपसे भी मैं यही कहूंगा कि अभी एक कुछ बच्चों से ऐसी बात हुई, अच्छा करते हुए भी जबरदस्ती में परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो परेशान होने का हक आपका तो नहीं है। देखो अच्छे मार्क्स आते हुए भी जो है बेवजह परेशान नहीं होना है, ठीक है। टेस्ट में अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। तुम लोग परेशान हो जाते हो ना यार, तो वाकई में मेरे को और दिक्कत होने लग जाती है कि यार ये जबरदस्ती में क्यों परेशान हो रहा है। हंसता खेलते हुए देखा है अभी तुम्हें, थोड़ा सा 3 4 महीने से थोड़ा मस्त मौला। जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आती जा रही है, तुम ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये बच्चा दिमाग मत लगाया करो। आप तो जैसा करते आए हो नेचुरल, अपना वैसा ही बिहेवियर रखिए पढ़ाई को लेकर। मेहनत करो ना, आपको उसके लिए मना थोड़ी ना करा है। अभी आपको क्या है, सेल्फ स्टडी में पूरा टाइम मिल जाएगा। क्लासेस जो जो ऐसी जो भी स्किप कर रहा है या जो अटेंड कर रहा है, मैं तो देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप इंपॉर्टेंट समझो कि कौन सी क्लास आपके लिए आवश्यक है और कौन सी नहीं है, इस बात का ख्याल रखना बस, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख कर, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तुम्हारा सेंटर डिक्लेयर हो गया क्या कि कहाँ पे, ये कब होता है? 1 महीने पहले? 1 हफ्ता पहले? और ये तो यार अजीब विडंबना है, मतलब कि 1 हफ्ता पहले ही। तो अगर बाई चांस जैसे बच्चों ने बाहर का भरा हो होम टाउन को, तो फिर वो उसी टाइम पे जाएंगे क्या फिर? अच्छा। हाँ नहीं तो यार वो तो एंड मोमेंट में बताएंगे, तो फिर पढ़ाई करते करते ये और टेंशन क्यों वहां जाना है अभी। ट्रेवल करना है, 1 दिन का 2 दिन का ट्रेवलिंग। बिहार से आए हुए बच्चों को तो काफी टाइम लगेगा जाने में भी। पूरा 1 दिन ना? पूरा? अरे यार, तुम लोगों ने पहली प्रायोरिटी यही भरी है ना, कोटा है? कोटा का ही भरना भैया, यहीं आसपास ही आ जाए तो बढ़िया रहे। नहीं तो वहां भागते रहोगे फिर अपने घर पे, है। हेडिंग लिखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
हाँ भाई, देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इट इज सिमिलर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अभी आपने जो सीखा है, वो जो छह कोऑर्डिनेशन नंबर वालों में आखिर के दो में आप फोकस रखते थे, वो दोनों डी ऑर्बिटल अगर खाली है तो आंसर आप D2sp3 बोलते थे। अगर वो भरा हुआ मिलता था तो आप आंसर sp3d2 बोलते थे। ठीक उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं 4 ऑक्टाहेड्रल के लिए। और ऑक्टाहेड्रल में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, फुल फॉर्म सुन लीजिए, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसको रिप्रेजेंट करा जाएगा डेल्टा O साइन से। इस स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अभी। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल यानी कि मेटल के आसपास जो हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स आने वाले हैं। मोनोडेंटेट की अगर मैं बात करूं तो आप टोटल 6 एरो बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो sp3d2 मैंने यहाँ पे बना रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जो मैंने आपको 6 बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बताया था, हमने हाइब्रिडेशन की जब पहली बार टेबल बनाई थी, देखो सुन करके बढ़िया, एक नया कॉन्सेप्ट है sp3d2। हम कई बार डायरेक्ट करते हुए आए हैं, स्प्लिटिंग कर दिया, फिलिंग कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई कर दिया, वो सब बातें तो आने वाली है। 0.6 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 0.4 से मल्टीप्लाई, वो कॉमन पॉइंट्स तो वापस आने वाले हैं CFSE में। जो हम पॉइंट्स नहीं जानते हैं उसके बारे में सुनिए एक्सप्लेनेशन इसका। sp3d2 दिस इज ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल आप कह सकते हैं इसको। जब मैंने हाइब्रिडेशन में फर्स्ट टाइम ये टेबल बनाई थी हाइब्रिडेशन वाली, तो जैसे जैसे मैंने sp3d लिखा था, sp3d2 लिखा था और sp3d3 लिखा था, तो वहां पे जो जो d ऑर्बिटल काम में आते हैं, उन d ऑर्बिटल के बारे में उसी टेबल में हमने लिख दिया था कि इसके अंदर ये d ऑर्बिटल काम आएंगे। जब sp3d2 होता है तो उसके अंदर जो 2 d काम आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अगर याद नहीं तो शर्म आनी चाहिए। इसमें दोनों d कौन से होते हैं? याद आ गया? d2y2 और एक dz2। अगर sp3d होता तो एक ही काम आता है, dz2। यहाँ पे जो दोनों d काम में आ रहे हैं, ये सुनिए बात ध्यान से, इन दोनों का शेप आप बखूबी जानते हैं कि एक का शेप तो अलोंग द एक्सिस ऐसे वाला होता है और दूसरे वाले का शेप अलोंग द एक्सिस ऐसा वाला होता है। तो ये जो दोनों के दोनों हैं, ये अलोंग द एक्सिस वाले हैं। कैसे हैं? और जो बाकी 3 डी रह गए हैं, dxy हो गया, dyz हो गया, और जो dzx है वो अलोंग द एक्सिस नहीं होता, वो बिटवीन द एक्सिस होता है। तो इस मेटल में आपने ये देखा कि मैंने हर बार कोई भी हाइब्रिडेशन की शुरुआत करी तो हमेशा 3D का पहले डब्बा बनाया, उसके बाद 4s का बनाया, फिर p का बनाया, और वहीं से शुरुआत हो गई D2sp3 की या sp3d2 की। तो हम उसी 3D की बात कर रहे हैं। ये 3D में 5 डब्बे होते हैं। इनमें से एक का नाम है dxy, एक का नाम है dyz, एक का नाम है dxz, और बाकी जो दोनों d है वो है dx2y2 और एक है dz2। इन दोनों को तो हमने देख लिया कि ये तो अलोंग द एक्सिस वाले हैं। और जो पहले 3 d हैं, जो पहले 3 हैं ये वाले, ये है बिटवीन द एक्सिस वाले, ये बिटवीन द एक्सिस वाले हैं। इनकी अगर बात करें, लिगेंड जब अटैक करता है, लिगेंड जब अप्रोच करता है, तो लिगेंड अपने साथ में लोन पे लेकर के आ रहा है और मेटल एटम को बोल रहा है कि मैं तेरे डी ऑर्बिटल में लोन पेयर देने वाला हूं, और वहीं से D2sp3 या फिर sp3d2 की शुरुआत हो जाएगी। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देता है। 2d अगर खाली होते तो D2sp3 बन जाता है, पेयरिंग नहीं होती है तो आगे से लिगेंड बनना स्टार्ट होता है और sp3d2 बन जाता है। इतना हमको पता है। जब लिगेंड लोन पेयर लेकर के आता है तो इस d ऑर्बिटल के पास आता है, और लिगेंड का जो अटैक करने का तरीका होता है वो भी सुन लीजिए, अलोंग द एक्सिस होता है। अलोंग द एक्सिस यानी कि वो एक्सिस पे अटैक करता है, बिटवीन द एक्सिस नहीं आता। अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैठा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में टकराव होगा, लोन पेयर लेकर के आ रहा है लिगेंड, तो लिगेंड के पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मेटल के पास भी अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बैठे हुए हैं। अब लिगेंड जो अपने लोन पे लेकर के आएगा तो आपको बताना है कि ज्यादा तकलीफ वो किसको देगा। लिगेंड जो आ रहा है वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो अलोंग द एक्सिस पे जो भी ऑर्बिटल्स मौजूद रहेंगे, यानी कि ये दोनों, इनके इलेक्ट्रॉन्स में लिगेंड के लोन पेयर की वजह से रिपल्शन ज्यादा होने लगेगा। और इनको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि लिगेंड का जो डायरेक्शन है वो तो इधर की साइड से आ रहा है और इधर की साइड से आ रहा है, जबकि यहाँ का जो क्लाउड है वो एक्सिस पे नहीं, वो तो एक्सिस के बीच में है, तो उन पे रिपल्शन नहीं लगेगा। तो यहाँ के लिए मैं बोलूंगा तो लेस रिपल्शन, इन पे लगेगा लेस रिपल्शन, और दे विल फील मोर रिपल्शन।
अब यहाँ पे जो है रिपल्शन का अमाउंट ज्यादा है, जब रिपल्शन बढ़ने लगेगा तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। तो इन 5 ऑर्बिटल में से जो 2 डी ऑर्बिटल होते हैं जो अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं, लिगेंड उनको तकलीफ देने लग जाता है अपने लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लिगेंड का जो डायरेक्शन है वो भी कैसा है, अलोंग द एक्सिस है, और इनका डायरेक्शन भी कैसा है, अलोंग द। तो इन दोनों को, 2 ऑर्बिटल को तो वो रिपल्शन की वजह से ऊपर पहुंचा देता है और बाकी 3 ऑर्बिटल नीचे रह जाते हैं। और ऐसे नहीं कि तुरंत स्प्लिटिंग हो गया, पहले इन 5 का लेवल जो है थोड़ा सा अपने आप बढ़ता है, इन 5 का लेवल बढ़ता है, उसके बाद टूटते हैं ये। तो स्प्लिटिंग जो है इंडिविजुअली पहले लेवल बढ़ने के बाद फिर होती है। अब इन दोनों को बोला जा रहा है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है dz स्क्वायर, ये है dxy, ये है dyz, और ये है dxz। एक साथ याद रखने के लिए इनको नाम दिया गया है, जो मैंने क्रोमियम +2 और क्रोमियम +3 के दौरान, इनर्ट पेयर इफेक्ट याद आया क्या, क्रोमियम +2 हाफ फील्ड T2G, मैंने वहां पर नाम लिया था। तो इन तीनों का नाम है T2G ऑर्बिटल, और इसका नाम है EG ऑर्बिटल, EG एंड T2G। EG वाले यानी कि अलोंग द एक्सिस वाले वो ऊपर पहुंच चुके हैं, और जो बिटवीन द एक्सिस वाले हैं वो नीचे रह गए, वो नीचे रह गए T2G ऑर्बिटल। अब जैसे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे, यहाँ पे भी वैसे ही करना है, पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको शुरुआत यहां से इधर, फिर यहां से इधर पे खत्म कर देना है। और पहले आप इन दोनों डी पे फोकस करते थे, अब आप ऊपर वाले ईजी ऑर्बिटल पर फोकस करेंगे। तो आंसर में कोई चेंज नहीं है, आप चाहे इससे आंसर बोलो चाहे पहले वाले वीबीडी से आंसर बोलो, अगर 2 डी आपको खाली मिलते हैं तो आप आंसर क्या बोलते थे। अब इस बार ये 2 डी खाली मिलेंगे तो भी आप आंसर क्या बोलेंगे, डिटो है। अबे वही बात है, बस मैंने तोड़ के लिख दिया है इसको, ठीक है, भरने का तरीका वही है। और इसके आगे की पिक्चर ना भूलें, क्योंकि ये तो 3D है, 3D के बाद 4s का डब्बा आएगा, 4s के बाद 4p का डब्बा आएगा। तो लिगेंड अगर यहां से भरना स्टार्ट हो जाएगा तो आंसर D2sp3 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे फिलिंग पूरी हो चुकी होगी तो यहां से भरना स्टार्ट हो जाएगा और आंसर sp3d2 आ जाएगा। तो कोई चेंजेस नहीं है, बस अब हम यहाँ पे क्या है, ये जो स्प्लिटिंग गैप आया है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये डेल्टा ओ जो होता है, ये डेल्टा ओ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ के होता है। जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहेगा डेल्टा ओ गैप जो है वो उतना ज्यादा होता जाएगा, यानी कि फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा ओ ज्यादा होता है, एंड फॉर WFL डेल्टा ओ जो होता है वो कम होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन भी करा जाता है इनके बीच में, जो ये डेल्टा ओ साइन लिखा जा रहा है इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को माइनस का 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इसलिए क्योंकि ये एवरेज लेवल से नीचे आ रहा है, और पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि वो एवरेज लेवल के ऊपर आ रहा है। 0.6 कैसा है, 0.4 कैसा है, इसका भी एक कारण होता है, इसका भी कारण होता है, लेकिन अपने को वो नहीं जानना। 0.6 और 0.4 2 डिजिट आपको ध्यान रखनी है, 2 डब्बों के साथ में 0.6 लगेगा, 3 डब्बों के साथ में 0.4 लगेगा, नीचे वाले जो भी रहेंगे उसमें माइनस साइन लगाना है, ऊपर वाले में 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप CFSE की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि डेल्टा ओ की जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो जो फॉर्मूला बनकर के आएगा वो आएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय एन EG इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स, माइनस का 0.4 एन T2G वाले इलेक्ट्रॉन प्लस XP। ये जो मैंने यहाँ पे XP लिखा है ये पेयर है, और ये पेयरिंग एनर्जी भी बोलते हैं इसको, पेयर भी बोलते हैं। तो इसमें आप न्यू पेयर भी बोल सकते हैं या टोटल पेयर भी बोल सकते हैं। अभी तक इस बात पे असमंजस बना हुआ है कि टोटल पेयर बोला जाए या न्यू पेयर बोला जाए, क्योंकि NCERT में भी इसका कोई परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं। प्रायोरिटी पे आपको अदर बुक्स के हिसाब से न्यू पेयर को रखना है। न्यू पेयर अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे न्यू पेयर। जैसे सपोज, अच्छा यहाँ पर भी तैयार है ना लिगेंड के स्ट्रेंथ देख करके पेयरिंग कराने के लिए, ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरने जा रहा हूं मैं, 6 इलेक्ट्रॉन D6 है सपोज, हाँ, तो पहले आप ऐसे ऐसे करके भरते थे, अब आप ऐसे ऐसे करके भरना है, ठीक है। D6 फिल करते हैं, बोलो 1 ठीक है। अभी लिगेंड वीक है, पेयरिंग होगी या हाँ, पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। अब सुनना आप D6 स्ट्रॉन्ग के साथ में बोलो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि D6 को जब आप पेयर कराते हैं तो 2 D खाली कराने पड़ेंगे ना आपको। तो आपने कितने इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाया, 2 को, 2 नए पेयर बने ना बेटा यहाँ पे। तो ये जो 2 पेयर, 2 पेयर जो है, जो 2 नए पेयर बने, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 2 पेयर।
तो आपने देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा, यहाँ पे मैं रफ में सॉल्व करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इसको और इसको आप ऐसे ऐसे पेयर करके लेकर के आ जाएंगे। यहाँ पे 2 पेयर हो गए। यहाँ पे तो हो सकता है कि ऑप्शन में 2 पेयर लिखा हुआ है, या हो सकता है टोटल पेयर ही लिखा हुआ आ जाए 3 पेयर। एक बार बताओ, यहाँ पे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर बैठे हुए तो ये पेयर तो पुराना वाला है ना यार, ये लिगेंड की वजह से थोड़ी ना हुआ है। यहाँ पे लिगेंड की वजह से तो 2 नए पेयर आए हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर जो है न्यू पेयर की जगह पे लिखा हुआ आ सकता है, हो सकता है 3 पेयर भी लिखा हुआ जाए। प्रायोरिटी पे किसको रखोगे? 2 पेयर को, न्यू पेयर को रखना है आपको। लिगेंड की वजह से जो पेयरिंग हुई है आपको उसको प्रायोरिटी पे रखना है। लेकिन अगर न्यू पेयर दिया ना जाएगा तो फिर आप टोटल पेयर वाले पे टिक लगा देंगे। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर। 2 पेयर एंड ऑल पेयर, ठीक है। 2 पेयर तो न्यू वाले हो गए और 3 पेयर जो है टोटल वाला हो गया। अभी क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है CFSE की, इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे पैरेलल में 2 क्वेश्चन लिखूंगा, एक वीक लिगेंड के साथ में, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में ज्यादा स्टेबल कौन होता है। अब उसको प्रूव करेंगे हम कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल है। कहां देख रहा है तो भैया? पिछले 10 मिनट से देख रहा हूं मैं तेरे को, तू इधर देख रहा है इधर देख रहा है। कल भी मैंने तेरे को क्वेश्चन पूछा था। अरे नवाब मत बन, इधर देख ले भैया, ठीक है। सारी नेतागिरी इधर ही रह जाएगी तेरी अभी 17 तारीख को, ठीक है। उस दिन बात करेंगे। तेरे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं क्या? कितने आ रहे हैं तेरे मार्क्स बता, है मार्क्स बता। 524। 2 बार तैयारी करेगा तो भी नहीं होएगा, आई बात समझ में? तू कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है। मैं बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, तूने एक बार भी बोर्ड पे नहीं देखा है। सामने देख, हाँ देखो इधर। Fe F6, यहाँ पे -4 लगा के एक कॉम्प्लेक्स दिया, K4 मान करके चलो बाहर। 4 पोटेशियम है। दूसरा देखो क्वेश्चन, Fe के साथ में, हाँ Sin8 मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे K4 मान करके चलो तो ये -4 आ गया। चार्ज कितना आया? ये +2, ये +2। स्प्लिटिंग कर देता हूँ, देख स्प्लिटिंग दोनों में होती है, वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। मैंने आपको लिगेंड के हिसाब से स्प्लिटिंग करने के लिए नहीं बोला है, स्प्लिटिंग तो हमेशा होगी। तो ये 2 डब्बे और ये 3 डब्बे, ये 2 डब्बे और ये 3 डब्बे। अब ध्यान से देखना आप, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6। ये तो नॉर्मल भर दिया। पेयरिंग करानी है क्या? पेयरिंग करानी है क्या? लिगेंड कैसा है? वीक है। यहाँ पे बोलो 1 2 3 4 5 6। पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। अब देखना लो स्पिन क्यों बोलते हैं, ये देखो, ये पेयर होकर के जब नीचे की तरफ आते हैं, अब आया समझ में कि लो स्पिन क्यों बोलते हैं। हम तो वीबीटी से बोलते आ रहे हैं कि पेयरिंग होते क्या बोलेंगे, लोएस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि वो हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो इसलिए नाम पड़ता है उसका कौन सा स्पिन, लो स्पिन। तो ये सीएफटी का एक्सप्लेनेशन होता है, बट इट कैन बी यूज दोनों साइड पे, ठीक है ना, बोथ साइड्स। तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो नए पेयर कितने बने, लेकिन टोटल कितने हैं? 3 है। समझ में आ गई बात है। तो आप 2p और 3p दोनों चलाएंगे साथ में, जैसा ऑप्शन आ जाएगा उस हिसाब से टिक लगा देंगे। मोर प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे? 2 पे। 2p 3p दोनों आता है तो 2p पे टिक लगा देना, ठीक है। चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, माइनस का 0.4 से, 0.6। तो ये तो पेयर अप होकर के नीचे आ चुका है, ठीक है। 6 2 जो 12 प्लस का 1.2, 4 4 जो 16 माइनस का 1.6 एंड 1 पेयर भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे जनरली लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है। तो ये 1p आपके सामने ऑप्शनल है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.4 प्लस का 1p आ गया। और इधर देखना, ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 0.6 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये 0 हो गया। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 हो गया। माइनस का 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2p 3p, ये आपकी चॉइस है, ऑप्शन के हिसाब से आपको चेंज करना है। ओवरऑल माइनस का 2.4, ये है हमारी मेन वैल्यू। 2p 3p कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे वैल्यू वैल्यू देखना, इधर वाली वैल्यू क्या आ रही है और इधर वाली वैल्यू क्या आ रही है। सोच समझ के बताना, क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। हाँ
दोनों में से ज्यादा छोटी कौन सी है? माइनस का, ये ज्यादा छोटा है। जिसकी एनर्जी की वैल्यू कम है उसकी स्टेबिलिटी, यानी कि ये वाले को आपको ज्यादा स्टेबल बनना है, यानी कि लिगेंड जितना स्ट्रांग होता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। अब आंसर तो बता दो, किसमें sp3d2 बनेगा और किसमें d2sp3 बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? हाँ यार, ये दोनों डी भरे हुए हैं ना, लेकिन यहां से भरेगा या आगे से? अगर आखिर के दोनों डी भरे हुए रहते तो आगे से भरता है ना। तो इसमें आंसर आएगा sp3d2 और इसमें आएगा d2sp। क्या इसकी एनर्जी की वैल्यू कम आ रही है? माइनस का 2.4 वैल्यू कम होती है, इसमें माइनस का 0.4 आ रहा है, माइनस का 0.4 और माइनस के 2.4 में वैल्यू कम कौन सी होगी? माइनस का 2. जिसकी एनर्जी कम होगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, एनर्जी जिसकी कम होगी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा। तो यहां से कुछ बातें हमको ये समझ में आई है कि आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल में मोर स्टेबल कौन सा होगा? इनर ऑर्बिटल। एक और बात ये समझ में आई कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी किसमें आती है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। आ गई बात समझ में आप? लेकिन एक बात देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा ओ ज्यादा यहाँ पे बता रखा है। हाँ मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो वहां पे जो वैल्यू लिखी हुई वो तो ओवरऑल वैल्यू है नेगेटिव साइन के साथ में। ये जो डेल्टा है, आप ऐसा मान करके चलो दोनों को अलग अलग कर देते हैं, अभी सेपरेट आउट कर देते हैं। लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा गैप बढ़ता जाएगा। तो ये जो डेल्टा ओ है ना, या मान लीजिए स्प्लिटिंग गैप है। क्या है ये जो ईजी और टी2जी के बीच की जो दूरियां हैं, ये तो लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। और जितना ये वैल्यू, ये गैप जितना बढ़ता जाएगा, ये गैप जितना बढ़ता जाएगा, उतनी वो वैल्यू जो है उतनी नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और एनर्जी की ओवरऑल वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्योंकि माइनस साइन के साथ यदि आप बढ़ाओगे तो एनर्जी तो कमी आ रही है ना वैसे। तो ये डेल्टा ओ से, और इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने यहाँ पे लिख रखा है एनर्जी कम और यहाँ पे लिख रखा है एनर्जी ज्यादा। अरे ये एनर्जी नहीं है रे, ये स्प्लिटिंग गैप बता रखा है। डेल्टा ओ मींस यहाँ पर स्प्लिटिंग गैप है। देखो यहाँ पे लिगेंड स्ट्रेंथ, और ये डेल्टा ओ जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है स्प्लिटिंग गैप। और ये स्प्लिटिंग गैप की वो वैल्यू है जो कम आनी चाहिए, नेगेटिव के साथ में ज्यादा आ सकती है, यानी कि ओवरऑल वो कम आ रही है। और ओवरऑल कम आ रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? अब नोट कर लीजिए आप इसको, यहां तक कंप्लीट कीजिए। एक और बात, ये जो अभी आपको जो क्लास में जो वाक्य बोला गया है, इसको आप हिंदी में भी लिख लें, ताकि क्या कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसी लैंग्वेज में मैंने क्या बोला? लिगेंड जितना स्ट्रॉन्ग है गैप उतना ज्यादा रहे, और जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में ज्यादा आएगी, यानी कि वो कम रहेगी वैल्यू, ठीक है ना। इसी तरह से अपनी लैंग्वेज में
तो आजा कल पूरा पी ब्लॉक याद करके सुबह काउंटर पे, है ना? सुबह नहीं नहीं, उससे बोल रहा हूँ लास्ट बेंच। हाँ। नोट्स नोट्स का केवल। हम्म। इधर से तू लास्ट में, तू आ जाना बेटा, है ना? हाँ तू आ जाना तू। काउंटर टाइम चेंज हो गया, मैं तुम्हें टाइम बता देता हूँ, कल सेकंड क्लास रहेगी ना मेरी। 9:50 तीनों बच्चे आ जाएंगे। 9:50 पे, 9:50। ठीक है ना, याद करके आ जाना। अबे हंस क्या रहा है ओए? और बच्चों को भी बुलाया जाएगा, अभी है काफी दिन है, अभी अभी मैं हूँ यहाँ पे। तो अब तो भैया पी ब्लॉक जैसा जैसा बोला जा रहा था, आपने रिवाइज तो कर लिया होगा ना उसको। इनर्ट गैसेस वाले जो पॉइंट्स हैं आज देख लेना। इनर्ट गैसेस का अभी तक नाम नहीं लिया गया है, इनर्ट गैसेस। ठीक है ना? और थ्योरेटिकल वाली जो भी फैमिलीज है ना, एक बार फिर से देख लो। देखो बेटा, क्या है कि जो की पॉइंट्स होते हैं ना, जो क्लास में डिस्कस करते हैं, वो बच्चे उसको बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर के देखता है। तो वहां पे तो वो सही करके आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थ्योरेटिकल वाले पॉइंट्स हैं, एलोट्रॉप्स एक बार पढ़ लेना। एलोट्रॉप्स को रीड कर लीजिए। हीलियम नियोन के यूजेस, इनर्ट गैसेस के यूजेस, वो हो गया इसको। और इंपॉर्टेंट प्रोसेस के टेम्परेचर, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस वगैरह, ये देख लेना। वो कैटेलिस्ट वगैरह जो है ना, उसको एक बार देख लेना। T4 और NaOH वाला पॉइंट मैंने बता दिया था आपको, है ना? हाँ। कोल्ड डाइल्यूट वाला जो है वो उसमें कंसंट्रेटेड दिया हुआ है उसमें, एनसीईआरटी में। मतलब चाहे भैया। अरे लिख लिया क्या?
स्प्लिटिंग जो होती है ऑक्टाहेड्रल के अलावा टेट्राहेड्रल में और स्क्वायर प्लेनर में भी होती है। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर वाले में होती है, ऑर्डर स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज्यादा, ऑक्टाहेड्रल की बीच में, टेट्राहेड्रल की और कम। और अगर मैं आपको 3 कॉम्प्लेक्स दे दूं तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर अगर लगाने को मिल जाए आपको, तो 3 कॉम्प्लेक्स में से ऑक्टाहेड्रल तो आप बीच में रख दोगे, ये तो मेरे को पता है, लेकिन टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों में 4-4 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो आप पहचानोगे कि कैसे, तुरंत जल्दी जल्दी कैसे पहचानोगे कि कौन सा स्क्वायर प्लेनर है? अबे ओए शॉर्ट ट्रिक बोल दे ओए। D4 4 नंबर बताए ना तुम्हें। D4 के साथ में वीक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, इसमें दिखते तो DSP2 आ जाएगा। तो वो तो अब आगे आगे रख देना, अभी क्वेश्चन कर लेंगे इसका, ठीक है। बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन ये वाला, स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग अगर पता करना है, ओ डेल्टा ओ दिया जाएगा 16,000 18,000 करके कुछ वैल्यू दी हुई है मॉडल के क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे सीधे पुट कर देना, 4/3 टाइम्स होता है और ये 4/9 टाइम्स होता है, नोट कर लीजिए इसको। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, जो आपने ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग करा है उसका ठीक अपोजिट आपको इसमें स्प्लिटिंग कर देना है, डेल्टा टी। और जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू को भी इंटरचेंज कर देना, 0.4 ऊपर 0.6 नीचे, कोई फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसा ही फॉर्मूला बनेगा सेम। वो उधर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है भैया, उधर वो हाईलाइट करके लिखना। ये जो ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, ये स्प्लिटिंग का भी ऑर्डर है, स्प्लिटिंग का भी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो स्क्वायर प्लेनर को टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे तुम लोग। डीडी ट्रांजिशन का नाम सुनो क्या, कलर बताने के लिए है? अब मेरी बात सुनो, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग देखो इधर देखो, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें हो रही है? स्क्वायर प्लेनर। इसी वजह से कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो कलरलेस हो जाते हैं, क्योंकि उनमें गैप इतना ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट खत्म हो जाता है, और जब मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा नहीं तो एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ द एनर्जी कुछ होगा नहीं। विब्ग्यो और व्हील किस आधार पर चलता है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करा तो उसका उल्टा रिफ्लेक्ट करा। लेकिन इतना ज्यादा स्प्लिटिंग गैप हो जाने की वजह से स्क्वायर प्लेनर के कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो हाई स्प्लिटिंग होने की वजह से कलरलेस हो जाते हैं। आगे जाकर के बताया जाएगा आपको। स्क्वायर प्लेनर का जो स्प्लिटिंग गैप है वो सबसे ज्यादा है। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप हेडिंग लिख दीजिए, CFSE की एप्लीकेशंस लिखिए, एप्लीकेशंस ऑफ CFSE। applications of CFSE, crystal field splitting energy, applications of CFSE। इसमें ये एप्लीकेशन जो है ना, ये दो, इसमें एप्लीकेशन क्या, मैं तो ये समझ लो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और उसमें आपको हर बार रिलेशन में ऐसे लिखना है, CFSE ऑब्लिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हर बार जो है हम हर पॉइंट में अलग अलग रिलेशन लिखेंगे। तो पहला जो है CFSE
ऑब्लिक स्टेबिलिटी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ, ये लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ। और ये हमने करके देख भी लिया है, यहां पे जितनी ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ होती है, CFSE ऑब्लिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ, लिगेंड स्ट्रेंथ। क्रोमियम के साथ में H2O 6 बार, बाहर 3 क्लोरीन दिए हुए हैं, क्रोमियम के साथ में अमोनिया 6 बार, बाहर 3 क्लोरीन दिए हुए हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, चार्ज 3-3 दिया हुआ है, अमोनिया वाले को ज्यादा स्टेबल बता देंगे, नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, CFSE ऑब्लिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। एग्जांपल, आयरन के साथ में, आयरन के साथ में H2O 6 टाइम 3 क्लोरीन है, आयरन के साथ में H2O 6 टाइम 2 क्लोरीन है, एक +3 वाला है, एक +2 वाला है, 3 वाले को प्रायोरिटी देनी। अब आप सोचेंगे सर प्रायोरिटी पे कौन सा पॉइंट रखें, इतने सारे पॉइंट्स होते जाएंगे तो प्रायोरिटी पे किसको रखें, जो अलग दिखेगा वही प्रायोरिटी बन जाएगा। इसमें देखो, यहाँ पे लिगेंड अलग अलग दिख रहा है, चार्ज सेम है, यहाँ पे लिगेंड सेम है, चार्ज अलग अलग दिख रहा है, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको पिक करना है, जो पॉइंट अलग दिखेगा वही पॉइंट बन जाएगा, उसी को अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट, अब चार्ज से एक और बात समझ में आई कि ज्यादा चार्ज होता है, प्लस बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, याद आएगा, तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, बड़े CFSE ऑब्लिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, CFSE ऑब्लिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और ये जेड इफेक्टिव वाला पॉइंट मेनली 3D 4D और 5D में लगेगा, तो 3D 4D 5D में 5D का जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए नीचे, या नोट डाल करके लिख लीजिए, कोबाल्ट के साथ में H2O 6 टाइम 3 क्लोरीन, रोडियम के साथ में H2O 6 टाइम 3 क्लोरीन, इरिडियम के साथ में H2O 6 टाइम 3 क्लोरीन, एक 3D वाला है, एक 4D वाला है, एक ही फैमिली के 3 मेंबर। ऑर्डर बढ़ाते हुए आप देखेंगे ध्यान से तो चार्ज बराबर मिलेगा, लिगेंड सेम दिखेगा, सेंट्रल एटम बदल रहा है, और सेंट्रल एटम पे 3D 4D 5D में 5D वाले को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। नोट कर लीजिए एग्जांपल इसका, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट वापस से रिपीट हो रहा है, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा है, ऑक्टाहेड्रल की सेकंड नंबर पे, टेट्राहेड्रल की थर्ड नंबर पे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, निकल के साथ में साइनाइड 4 टाइम्स, निकल के साथ में साइनाइड 4 टाइम्स से चार्ज -2, निकल के साथ में साइनाइड 6 टाइम चार्ज -4, निकल के साथ में क्लोरीन 4 टाइम्स चार्ज -2। अब 6 लिगेंड वाले को तो दिमाग लगाना नहीं है, ये तो बीच में रहना है, एक है ये वाला और एक है ये वाला, साइनाइड में और क्लोरीन में
D8, D8 स्ट्रॉन्ग, ये आ गया। D8 के साथ में SFL होता है तो DsP2 आ जाता है, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पे WFL आ रहा है तो ये हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल। ऑर्डर लगा लीजिए। जैसे FeCO5 करा था ना अंदर पेयरिंग कराते कराते, डी पूरा भर जाए, हाँ sp3 बन जाए। कौन सी ट्रिक? तो D10 होता है निकल +2, +2 कहाँ आ रहा उसमें? D8 थोड़ी ना है वो, आपने 2 इलेक्ट्रॉन अंदर भेज दिए तो D10 बन गया। हाँ, चेंजेस होने के बाद ही तो। आप अगर क्लास में एक एक स्टेटमेंट को नोट करोगे ना, हर एक बात ध्यान से सुनोगे तो उसमें कंफ्यूजन होएगा ही नहीं। आपने क्या पूछा? NiCO4, NiCO4 पे चार्ज कितना है? 0। मैंने क्या बोला था? रिमेनिंग वाला बोला था ना। चार्ज लग जाने के बाद में जो चेंजेस करने के बाद होता है, मैंने उस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करी। D4 D7 D8 D9 लिखाते टाइम मैंने बोला था, ठीक है, रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जबकि वो क्या है, जब रिमेनिंग आप बात करोगे तो जब आप उसमें शिफ्टिंग करोगे तो D10 बन जाएगा। किसमें? हाँ तो टेट्राहेड्रल है ना, वो पीछे आएगा। किससे? Cl4 से। अभी एक पॉइंट बाकी है उसके लिए, उसमें लिगेंड कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अबे कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है, और सिनर्जिक बॉन्डिंग जो है ना वो सबसे टॉप पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, वहां पे ये सब ध्यान रखना ही नहीं पड़ता। वो पॉइंट लिखाने वाला था मैं अभी। तो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चिलेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन, पांचवा पॉइंट है ना ये, चिलेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग, चिलेशन इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन ligand strength. Is more dominating than ligand strength. एग्जाम्पल, क्रोमियम के साथ में अमोनिया 6 टाइम है, मेंशन कर देना SFL 3 क्लोरीन। क्रोमियम के साथ में ऑक्सिलेटो 3 टाइम है, K3 चार्ज लगा देना +3। इधर देखो भैया, दोनों क्रोमियम पे चार्ज है 3 3, एक है SFL और एक है WFL, लेकिन फिर भी WFL वाला ज्यादा स्टेबल। WFL बट फॉर्मिंग रिंग्स, यहाँ पे लिख देना, जो रिंग्स बनाता है उसमें लिगेंड स्ट्रेंथ प्रायोरिटी पे नहीं रखते, तो इसीलिए पॉइंट लिखाया गया है आपको, चिलेशन इज मोर डोमिनेटिंग देन लिगेंड स्ट्रेंथ। अच्छा ये बताओ कि ऑक्सिलेटो के साथ में एक और क्वेश्चन अगर दिया जाए, उसमें EDTA लिखा जाए, EDTA ज्यादा रिंग बनाता है ना, पेंटाडेंटेड हेक्साडेंटेड होता है ना, पेंटाडेंटेड तो 4 रिंग बनेगी, हेक्साडेंटेड तो 5। नंबर ऑफ रिंग्स का फॉर्मूला डेंसिटी माइनस पर लिगेंड, ओए पर लिगेंड, पर लिगेंड है, पर लिगेंड है, ठीक है, हाँ ठीक। अधिकतर बच्चे तो पढ़ने वाले हैं यार, मजा आता है। मैं मतलब सीरियसली बता रहा हूँ आपको, क्या होता है कि मास्टर के लिए सबसे ज्यादा अति आवश्यक चीज क्या होती है, कि सामने जिसको पढ़ाया जा रहा है ना वो पढ़ के आ जाए और रिस्पॉन्ड कर दे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मैंने ऐसे ऐसे बैच भी देखे, कितना ही बोलते नाचने लग जाऊं मैं, कुछ भी कर दो, कसम खा के बैठते थे, शपथ खाते थे, शपथ खाते हैं कुछ बच्चे जो है ना, ऐसे शपथ लेते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे है ना। आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मास्टर चाहे कुछ भी बोले, चाहे ना चाहे मुजरा करे, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपकी ये बात है कि मतलब दिल से सैल्यूट है कि पढ़ के आ जाते हो, आपको जो बोला जाता है वाकई में। नाश्ता, पैसे लाए हो सब? पैसे लाया करो बेटा डेली, अभी दे देना मेरे को, कलेक्शन कर लूंगा मैं, है ना।
अगला क्वेश्चन। अबे क्या गरीबों से तुम यार, हाल है इतने बड़े बड़े अमीर आदमी बैठे हुए हैं मेरे सामने। अभी 5-7 साल बाद जो है ना, हवा में देख के चलोगे तुम लोग ऐसे यूं, पैसा गिर रहा है उठाओगे नहीं, हट कौन उठा रहा है इतना पैसा। इतना पैसा ही पैसा। बैंक वाले आएंगे तुमसे उधार लेने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। नेक्स्ट पॉइंट, चिलेशन से भी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। लिखिए, synergic bonding is more dominating than chelation effect. Synergic bonding is more dominating than chelation effect. ये पॉइंट नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे आयरन के साथ में इथाइलिन डायमीन 3 टाइम्स दिया हुआ है, और यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो चार्ज +3 लगा दीजिए। आयरन के साथ में साइनाइड जो है वो 6 टाइम है, और यहाँ पे K3 दिया हुआ है तो चार्ज +3 लगा दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग, और यहाँ पे SFL है बट नो सिनर्जिक। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला नहीं है केस, तो इसलिए यहाँ पे सिनर्जिक वाले को प्रायोरिटी देते हुए ये जो एक्सेप्शन वाला जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको बताना इसमें क्या क्या करना है, ठीक है ना। 4D और 5D सीरीज का यदि सेंट्रल एटम है, ऑल लिगेंड बिहेव एज अ कोबाल्ट +3 के साथ में H2O और C2O4 -2 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, D1 से लेकर के D10 तक अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे VBD से आए चाहे CFT से आए, आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो डायरेक्ट बताना रहेगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन बोलता जाऊंगा और रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन बोलूंगा, यानी कि मेटल पे चार्ज लग जाने के बाद में जब अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, तो बस आपको 2D पे फोकस करना है, 6 लिगेंड वाला मान करके चलना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। देखिए, फॉर 6 लिगेंड्स, फॉर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अब हम। और ऐसी स्प्लिटिंग है इस तरह से, ये आप मान करके चलें, ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है। हाँ बेटा, मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगा D1 से लेकर के D10 तक, सारे क्वेश्चंस बोलूंगा, आपको हर बार में आंसर्स बोलने हैं। ये दोनों D अगर आपको खाली दिखेंगे तो आप D2sp3 बोल देना, और अगर ये खाली नहीं हो पाए तो आंसर क्या बोल देना। तो एक बार बताओ, मैंने D1 लेना है, D2 लेना है, D3 लेना है, 1 2 3, इन दोनों पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, पेयरिंग करानी है या हाँ, तो यहाँ पे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, आंसर यहाँ से लिगेंड भरना स्टार्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा D2sp3, D2sp3 बन जाएगा। नेक्स्ट, अब ये देखना बेटा, D8 D9 और D10, D8 D9 D10, एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये D8 है। मैं अगर इसको पेयर करवा भी दूंगा कोई फायदा है क्या? अबे एक ही तो डी मिलेगा, एक डी का कोई रोल है क्या? अगर D9 कर दूंगा, आ गई बात समझ में? इसमें डी ट्रांसफर करने का मत बोल देना, वो तो 4 वाले में होता है। ओए याद आ गया, इसमें डी ट्रांसफर नहीं होता, वो तो D7 में होता है, और D10 में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो D8 D9 D10 में चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, कोई पेयरिंग नहीं होगी, अननेसेसरी पेयरिंग है, आंसर आएगा sp3d2। अब आपको अलग अलग आंसर बोलना है, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा D4 D5 D6 D7, ठीक है ना, D4 D5 D6 D7, इसमें बताना रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, ये देखना बेटा, ये 1 2 3 4 वीक लिगेंड है, पेयरिंग होगी या आंसर, आंसर
तो यहाँ पे वीक लिगेंड में तो आंसर आएगा sp3d2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयर हो जाएगा d2sp3 आएगा, तो ये आ जाएगा d2sp3। अब ये 5 वाले में बोलना, 5 वाले में, ये 5 वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक में तो sp3d2 पेयरिंग हो जाएगा तो d2sp3। हाँ d6 वाले में आंसर बोलना, d6 1 2 3 4 5 6, एक मिनट रुक जा, ये यहाँ पे वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का अलग अलग आंसर, वीक लिगेंड है तो sp3d2 पेयरिंग हो जाएगा तो d2। अरे ये इसमें गलत बोल सकते हो तुम यार, अरे याद आया क्या ये, ओए 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले में एक मिनट रुक जाना, ये वीक लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक में तो sp3d2, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में भी आगे से भरेगा, स्ट्रॉन्ग में एक तो पेयर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, आगे भेज देंगे क्या, आ गया वही नंबर आ गया, ये D7 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में 6 लिगेंड वाले केस में D ट्रांसफर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा D2s। लेकिन एक बार बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसको आपने आगे भेजा, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, लो स्पिन है हाई स्पिन, लो स्पिन है, एक तो पेयर करवाया ना, एक पेयर करवाया है फिर आगे भेजा है अपन ने, अरे हाई स्पिन मत बोल देना इसमें, ठीक है लिख लो इसको, लिखो लिखो इसको, D1 से D10 तक। क्या बोल रहे थे, गाली गलौज कौन कर रहा है, गाली गलौज, कौन है ललित, ललित कौन है, किसका नाम है ललित मिर्जापुर से, हाँ ये सब बता रहा है, मिर्जापुर से, मिर्जापुर से भाई, अलग रिस्पेक्ट होता है मिर्जापुर वालों को इतना पारिवारिक सीरियल है किसने नहीं देखा मिर्जापुर, नहीं देखा, और तेरे को तो कल काउंटर पे बुला ही रहा हूँ मैं पेन ड्राइव लेकर के आता ना और कॉल ले रहे, क्या बात कर रहा है यार, कोई बात नहीं, अभी तेरे मार्क्स जो है 650 के आसपास आ रहे हैं ना, उसको देख ले 700 के ऊपर आने लग जाएंगे है सीजन, अभी सीजन फर्स्ट, पहले बेसिक से स्टार्ट करो, दोनों देखो कंपलसरी है दोनों, ये तो भारत संविधान में लागू होने वाला भी कानून है, देखना जरूरी है हर एक बच्चे को। पहले दूसरी क्लास में देख लिया होगा ना ये तो आपने, जो बोला अभी नहीं देखा क्या, लेट हो गया, इसमें भी लेट हो गया, आइसोमेरिज्म लिखेंगे भैया, हेडिंग लिखो लिखो, लिख ले, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आइसोमर्स में
दो कैटेगरी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो के अंदर तो जीआई और ओआई जो हम कल देखेंगे, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा पार्ट एक साथ बता दिया जाएगा आपको। जीआई और ओआई का 4 लिगेंड और 6 लिगेंड वाला, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड वाला, टाइप ए और ए बी, याद करो, ए और ए बी, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। तो कल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में ये जीआई और ओआई जो है वो बताया जाएगा। प्लेन और सिमेट्री चेक करना, किसमें है, किसमें एब्सेंट है, किसमें प्रेजेंट है, ये देखना। स्ट्रक्चरल में आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेटेड, कंटिन्यू करें, लिखते रहें, हाइड्रेटेड आइसोमर, हाइड्रेटेड के बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म के बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। जैसा नाम है उसी में चेंजेस आएंगे। आइसोमेरिज्म मींस चेंजेस होना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मींस ज्योमेट्री में चेंज होना, ऑप्टिकल आइसोमर मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज आना, आयनाइजेशन आइसोमर्स मींस आयंस को हम इंटरचेंज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले आयन को बाहर वाले से इंटरचेंज करेंगे। याद रखना, आयन टू आयन इंटरचेंज होना चाहिए, किसी न्यूट्रल वाले से आयन को इंटरचेंज नहीं करोगे। एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिए, आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर में, और ये एक तरह से समझ लीजिए कि टाइम पास वाले आइसोमर्स हैं। जीआई और ओआई वाले क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग होते हैं थोड़े से, ये तो देखते ही बनने वाला है। एक एक एग्जांपल अपने मॉडल में भी दिया हुआ है और उसके बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जीआई और ओआई की हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आयनाइजेशन आइसोमर में ये कोबाल्ट के साथ में जो है अमोनिया, देखिए कोबाल्ट के साथ में अमोनिया जो है वो 4 टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे Br2 लिखा हुआ है और बाहर क्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इंटरचेंज करना है, इसका दूसरा सेट बनाना है, आपको ओवरऑल फॉर्मूला सेम रखना है, लेकिन बाहर के जो आयंस है उसको चेंज कर देना है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस में AgNO3 डालता हूं तो यहाँ पे AgCl की पीपीटी बन जाएगी, 2 मोल और व्हाइट पीपीटी बन करके आ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो केस बना है, कोबाल्ट के साथ में अमोनिया को मैंने नहीं छिड़ा और क्लोरीन अंदर आ चुका है, अब ब्रोमीन आ गया है, AgBr का पीपीटी बनने लग जाएगा, ठीक है, टेल येलो बनने लग जाएगा। अब ये देखिए आप, एक और केस बनेगा इसका, इस वाले में तो दोनों क्लोरीन बाहर थे, यहाँ पे दोनों क्लोरीन अंदर थे, हाँ, यहाँ पे दोनों ब्रोमीन बाहर है, दोनों क्लोरीन अंदर है। एक मिक्स पीपीटी भी आ सकता है जिसमें एक क्लोरीन एक ब्रोमीन बाहर रहेगा और एक क्लोरीन एक ब्रोमीन अंदर रहे, तो ये कहलाता है आयनाइजेशन आइसोमर, जिसमें आयन से आयन का इंटरचेंज हो रहा है, इधर से इधर का। आप देख सकते हैं मैंने अमोनिया से इसको इंटरचेंज नहीं करा, क्योंकि अगर मैं एक अमोनिया को एक क्लोरीन के बदले अंदर बाहर कर देता तो बाहर का चार्ज कम हो जाता। आप सोचिए अमोनिया बाहर चला जाए और क्लोरीन अंदर आ जाएगा तो बाहर की तरफ जो चार्ज है तो -1 रह जाएगा, कि 10 का चार्ज आप थोड़ी ना कम कर सकते हो, चार्ज जो है उसका फॉर्मूला बदल जाएगा सॉल्ट का, तो सॉल्ट का फॉर्मूला आप नहीं बदल सकते। तो इसी वजह से कोबाल्ट NH3 ये 4, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन अंदर और यहाँ पे एक क्लोरीन एक ब्रोमीन जो है ये बाहर हो जाएगा, ये कहलाएगा आयनाइजेशन आइसोमर। नोट कर लीजिए इसको, आयनाइजेशन आइसोमर्स को। तो इसके टोटल आयनाइजेशन आइसोमर पूछा जाए तो पहला जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो खुद भी एक आइसोमर है, दूसरा और ये 3, टोटल 3 आयनाइजेशन आइसोमर इस क्वेश्चन के बन चुके। हाइड्रेटेड आइसोमर, वाटर को, इस बार वाटर जो कि एक न्यूट्रल है उसको आपको आयन से इंटरचेंज करना है। पहले आयन टू आयन चेंज होता था तो आयनाइजेशन आइसोमर कहलाता है, इस बार वाटर से आप जो है
आयन को इंटरचेंज करेंगे तो ये रहा कोबाल्ट के साथ में COCl3.6NH3 दिया हुआ है, 6H2O सॉरी 6H2 दिया हुआ है। वर्नर थ्योरी का पहला एग्जांपल था ये COCl3.6H2O, यहाँ पे अमोनिया लिखा था लेकिन मैंने उस टाइम पे, ये देखिए आप। और अब आपको इसका पहला कॉम्प्लेक्स बनाना है, फिर उसके बाद एक एक करके आप इंटरचेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है +3, मेटल ने बोला 6 की डिमांड है, तो क्या 6 अवेलेबल है क्या यहाँ पे? तो कोबाल्ट H2O जो है H2O वो 6 के 6 अंदर आ जाएगा और तीनों क्लोरीन बाहर। ये इसका पहला आइसोमर बन करके तैयार। अब दूसरा वाला बनाएंगे तो आपको अब क्या करना है कि धीरे धीरे करके क्लोरीन को अंदर शिफ्ट करना है और उसके बदले में क्लोरीन वाटर को बाहर लेकर के आना है। जब सारे क्लोरीन अंदर चले जाएंगे, बाहर कोई चार्ज नहीं बचेगा, तो उसको कैंसिल आउट कर देना है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको वर्नर थ्योरी में कि अगर बाहर कोई चार्ज नहीं बचता है तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो पॉसिबल इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट बनेगा कोबाल्ट के साथ में H2O5, एक क्लोरीन अंदर आ चुका है, 2 रिमेनिंग बाहर रह गए, एक H2O बाहर भेज दिया। तीसरा कोबाल्ट के साथ में एक और H2O बाहर, 2 क्लोरीन टोटल अंदर आ चुके हैं, एक क्लोरीन रिमेनिंग बाहर रह गया, 2 बार H2O। और फोर्थ वाला जो कि हम कैंसिल करने वाले हैं H2O 3 बार, क्लोरीन भी 3 बार सारे अंदर, और डॉट में 3H2O, ये हट जाएगा क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं बचेगा। और टोटल हाइड्रेटेड आइसोमर अगर बोला जाएगा तो 3 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, टोटल हाइड्रेटेड आइसोमर। इंटरचेंज जब तक करते जाएं जब तक सारा चार्ज बाहर वाला खत्म ना हो जाए। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमर का नाम पहले एम्बिडेंटेड लिगेंड में आ चुका है, which have different donor site but at a time we can use only one। साइनाइड को उल्टा करके NC लिखा था क्या अपन ने? NO2 को ONO लिखा था क्या अपन ने? NCS को SCN लिखा था ना अपन ने? तो बाय यूजिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड, लिंकेज आइसोमर के नीचे नोट डाल करके लिख देना एम्बिडेंटेड लिगेंड इज कंपलसरी, एम्बिडेंटेड लिगेंड इज कंपलसरी। एम्बिडेंटेड लिगेंड इज कंपलसरी। देखिए क्रोमियम के साथ में, क्रोमियम के साथ में यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया ये 4 टाइम्स दिया हुआ है, ये NO2 पहचान आपको करनी होगी क्योंकि एम्बिडेंटेड में 4 ही एग्जांपल थे, साइनाइडो, नाइट्राइडो, साइनाइड और थायोसाइनाइड। ओनली 4 एग्जांपल, जिसको 2 अलग अलग पैटर्न में लिखा था, तो 8 एग्जांपल हो गए थे टोटल। उसके मॉडल में से देख करके लिखा था हमने। NO2 को उल्टा करके आप ONO भी लिख सकते हो, बाहर एक क्लोरीन दिया हुआ है, इसको नहीं छेड़ना। ओए इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो आयनाइजेशन आइसोमर। अगर यहाँ पे पानी होता, पानी को और इसको इंटरचेंज करते तो हाइड्रेट, लेकिन वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन अंदर आ जाएगा तो चार्ज ही नहीं बचेगा बाहर। तो यहाँ पे आयन टू आयन को इंटरचेंज नहीं करना है, जो अंदर मौजूद है उसको अंदर के अंदर ही रखेंगे और उसी में चेंजेस करने। तो आप अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे इधर का जो डोनर साइट है वो है नाइट्रोजन, अब इसको उल्टा करके लिख देंगे तो ONO, नाइट्राइडो O, अमोनिया 4 टाइम्स, ONO, ONO 2 बार, क्लोरीन एज इट इज बाहर, डोनर साइट ऑक्सीजन हो चुका है। एक और बनेगा मिक्स वाला, क्योंकि 2-2 दिए हुए किस्मत से, देखो यहाँ पे ये 2 दिए हुए हैं, तो अगर एम्बिडेंटेड 2 दिए जाएं तो एक को ONO करके लिखो और एक को NO2 करके लिखेंगे। तो तीसरा केस क्रोमियम, अमोनिया में नो चेंज, ऐसा का ऐसा, एक NO2 लिख दिया, नाइट्राइडो N और नाइट्राइडो O ब्रैकेट क्लोज, और एक क्लोरीन बाहर, ऐसा का ऐसा रहेगा। डोनर साइड इस बार मिक्स वाला है। तो ये बन जाएंगे 3 लिंकेज आइसोमर्स। नोट कर लीजिए इसको, लिंकेज आइसोमर्स।
एम्बिडेंटेड लिगेंड, इसकी पहचान वहां पर भी लिखाया गया था, जिसकी डोनर साइट अलग अलग होती है बट एट अ टाइम वो यूज एक ही को करता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स वहीं पे लिख देना डबल ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट वाला। इसकी पहचान कोऑर्डिनेशन आइसोमर की, लिगेंड से लिगेंड को अदल बदल करना है, इधर से इधर भेजना है, ब्रैकेट से ब्रैकेट में। कोऑर्डिनेशन आइसोमर डबल ब्रैकेट वाला जो नोमेनक्लेचर में टाइप 3-4 में लिखाया गया था, ये देखिए डबल ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन आइसोमर में जिंक के साथ में क्लोरीन 4 बार, प्लेटिनम के साथ में पानी 4 बार। अब यहाँ देखिए आप, अब आपको क्या करना है कि 1 बाय 1 सारे जो H2O के मॉलिक्यूल है हर एक केस में उधर शिफ्ट करते जाना है। तो एक एक करके पानी को उधर भेजना है और क्लोरीन को इधर लेते हुए आना है। तो जो क्वेश्चन दिया गया पहला केस तो ये खुद है जो क्वेश्चन दिया जाएगा। देन इसके बाद में अगला जिंक क्लोरीन 3 रह जाएंगे, एक उधर भेज दिया तो एक वाटर का मॉलिक्यूल इस साइड पे आ गया, बनाते जाइए। प्लेटिनम के साथ में H2O यहाँ पे 3 रह जाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा, ये दूसरा केस बन गया। फिर जिंक क्लोरीन 2 रह गए, पानी का एक और मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट कर दिया है राइट से लेफ्ट में, और प्लेटिनम H2O 2 रह गए, बाकी 2 उधर जा चुके हैं, क्लोरीन बदले में इधर आ गया। तीसरा केस शिफ्ट करते करते यहाँ पे क्लोरीन अब एक ही रह गया है, H2O 3 आ चुके हैं और प्लेटिनम H2O केवल एक रह गया, क्लोरीन 3 हो चुके हैं। फिफ्थ केस सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल लेफ्ट वाले कॉलम में कॉम्प्लेक्स में, और यहां पे सारे क्लोरीन जो है राइट वाले कॉम्प्लेक्स में। टोटल 5 केस बन करके तैयार। बीच वाले को कैंसिल कर देना, बीच वाले को कैंसिल कर देंगे जिसमें लिगेंड्स की संख्या बराबर बराबर है। कारण चार्ज 0, क्योंकि 4 लिगेंड के साथ में चार्ज +2 लेना पड़ेगा। इस +2 के साथ में 2 क्लोरीन कैंसिल आउट, -2 +2 -2 0, तो इस पर भी +2 -2 0, तो 0 चार्ज यहाँ पे मेंशन कर देना। तो टोटल आंसर जो आएगा वो 4 आएंगे। पूछा जाए आपसे कि टोटल आइसोमर कितने बन रहे हैं इसमें, तो 4। शॉर्ट ट्रिक, जितने लिगेंड उतना आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे अब थोड़ा सा और चेंज करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ही आंसर हो जाता है, मोनोडेंटेड के लिए एप्लीकेबल है ये, मोनोडेंटेड के लिए एप्लीकेबल है ये। नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चंस कराएंगे इसमें। और स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट हो जाएगा भैया, और नेक्स्ट वाला लेक्चर पूरा आइसोमेरिज्म में ही जाएगा। स्टीरियो आइसोमर्स उसको कंप्लीट करेंगे, GI एंड OI। देन उसके बाद कलर इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो अब गिनती के 1-2 टॉपिक जो हैं कोऑर्डिनेशन में बचे हुए, मॉडल करना स्टार्ट कर दें आप। जो जो टॉपिक हो चुके हैं CFT बेस्ड, VBT बेस्ड क्वेश्चंस, नॉमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन, ये तो आपको कर ही लेने चाहिए अब, ठीक है। टेस्ट में VBT तक आ रहा है,